जय मां सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर सूर्य नगरी राव जोधा की धरती से आप सभी भाइयों बहनों मित्रों मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और एचपीएस एजुटेक पर आपका तहे दिल से स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर के साथियों एचपीएस स्पेस एजुटेक सर्च करें और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, एक बार इस चैनल को आप जरूर देखें। एक वीडियोज आप 10 मिनट दे करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल में कितनी वास्तविकता है और कितनी फेक है। वादा करता हूं साथियों, आप सभी के मार्गदर्शन के लिए एक ये काम शुरुआत किया हुआ है। इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और फैलाएं ताकि हर उस जरूरतमंद भाई बहन तक पहुंच सके। साथियों, बड़ी बड़ी फीस देकर भी आप अपना समय सौंपते हैं और धनराशि खर्च करते हैं, तो वो ही वातावरण आपको यहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। और साथियों, कमेंट्स जरूर करें ताकि पता चले कहां पर सुधार की जरूरत है। थैंक यू। यूट्यूब पर दोस्तों एचपीएस एजुटेक सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पेज एचपीएस एजुटेक सोनी सर लिख करके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हनुमान सोनी 2505 पर जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। भरोसा रखिएगा, आपका विश्वास नहीं डिगने दिया जाएगा। चलिए अब दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में मेरे भाइयों 3 वंश हो चुके थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। आज अपन लास्ट के 2 वंश है, सैयद वंश और लोधी वंश, उसके बारे में बात करेंगे और आज हमारी सल्तनत काल खत्म हो जाएगी। साथियों, सल्तनत काल की सभी विशेषताएं हमने साथ में जोड़ते हुए पढ़ी है, इसलिए कोई भी अलग विशेषता नहीं पढ़ी जाएगी। आज 2 वंश खत्म करके कल अपन मुगल साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। तो चलिएगा, हम बात करेंगे पहले सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है साथियों सैयद वंश। सुनिएगा, 1414 से लेकर के 1451 तक यह वंश चलता है साथियों। 1451 तक इस वंश की बात होती है। आपको बता देता हूं साथियों, तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद, और उस समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग का एक सेनापति है जिसका नाम है मेरे भाइयों खिज्र खां। ढंग से सुनिएगा, तैमूर लंग का सेनापति है जिसका नाम है खिज्र खां, और खिज्र खां ने ही साथियों 1414 में दिल्ली सल्तनत में साथियों किसकी स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। तो रिपीट कर रहा हूं, सैयद वंश की नींव भारतीय सल्तनत काल में खिज्र खां ने डाली थी। खिज्र खां साथियों तैमूर लंग का सेनापति था और वह अपने आप को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। यह बात ध्यान रखना। याद रखना दोस्तों, इस 5 वंशों में अपन जब बात करें ना, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद और लोधी वंश, इसमें शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे, इसलिए इस समय का इतिहास दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह खिज्र खां ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने दोस्तों रैयत ए आला, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, रैयत ए आला के नाम से उपाधि धारण की और दोस्तों यह शासक बना था। यह थोड़ी बात आप ध्यान रखें। तो यह इतना ही आपको मिलेगा दोस्तों खिज्र खां के बारे में। ज्यादा कोई बड़ी बातें खिज्र खां में है नहीं। रैयत ए आला के नाम से पदवी धारण करता है, सुल्तान की पदवी धारण नहीं करता। और साथियों, इसने 1414 में सैयद वंश की नींव डाली। इसके बाद में, और ध्यान रखना, इसका शासनकाल 1414 से 1421 तक रहता है। यह बात है, ध्यान रखना। अब खिज्र खां के बाद में दोस्तों हमारा जो शासक आता है उसका नाम है मुबारक खां। ध्यान रखना, मुबारक खां है साथियों। यह शासनकाल करता है 1421 से 1433, यहां तक इसका शासनकाल होता है। याद रखिएगा मेरे भाइयों, इस शासक ने
नाम तो मुबारक खां था, लेकिन इसने शाह की उपाधि धारण की। पहली विशेषता यह है, इस शासक ने शाह की उपाधि धारण की, इसलिए इसका पूरा नाम हुआ मुबारक शाह। मुबारक शाह हुआ। इसने शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के पास एक शहर बसाया मेरे साथियों, मुबारकाबाद। ध्यान रखना, मुबारकाबाद एक शहर बसाया था इसी मुबारक शाह ने। दूसरी बात यह रही। तीसरी बात साथियों, इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए। मुबारक नाम से सिक्के जारी किए साथियों, ध्यान रखना इस मुबारक खान ने। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, सल्तनत काल का एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिसका नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, याहिया बिन अहमद सरहिंदी था इतिहासकार। और इस इतिहासकार ने दोस्तों एक किताब लिखी जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ लिखा मेरे भाइयों, ध्यान रखना, तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा तारीख ए मुबारक शाही? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था साथियों तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ। याद रखना, इस ग्रंथ में सैयद वंश की संपूर्ण जानकारी मिलती है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन सा ग्रंथ सैयद वंश की जानकारी देता है? तारीख ए मुबारक शाही देता है। किस इतिहासकार ने लिखा? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा साथियों। याद रखना, यह ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ का इतिहासकार मुबारक शाह के दरबार में रहता था। कंसेप्ट क्लियर हो चुका, आगे बढ़ रहे हैं साथियों, ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों एक इतिहासकार होता है जिसका नाम है मसूद शाह। मसूद शाह एक अयोग्य शासक था मेरे भाइयों। मसूद शाह जो 1433 से लेकर के 43 तक शासन करता है। 1433 से 1443 तक मसूद शाह का शासन होता है। और उसके बाद में एक अंतिम उत्तराधिकारी आता। ध्यान रखना दोस्तों, मसूद शाह के समय में एक अफगान सरदार होता है बहलोल। बहलोल यहां पर आता है, अफगान सरदार बहलोल मसूद शाह के समय। और मेरे भाइयों, इस बहलोल को इसने संरक्षण प्रदान किया मसूद शाह ने। और आपको बता देता हूं कि पुत्र के नाम देकर पुकारा, इसे पुत्र कहकर पुकारा था बहलोल को, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में साथियों 1443 से लेकर के 1451 तक अलाउद्दीन आलम शाह नाम करके, अलाउद्दीन आलम शाह नाम से, ध्यान रखना, एक शासक बनता है इसी सैयद वंश में। और यह 1443 से लेकर के 1451 तक शासन करता है मेरे भाइयों। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। 1443 से 1451 तक शासन रहता है। यह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान होता है। इसके समय में ही इसकी हत्या करके बहलोल अफगान सरदार जो है वो शासन स्थापित करता है लोदी वंश के नाम से। तो यह हमारा सैयद वंश खत्म हो चुका साथियों। अगला वंश आता है लोदी वंश, उसके बारे में अपन बात करेंगे। लोदी वंश देखते हैं। लोदी वंश अगला वंश है लोदी वंश। क्या है साथियों लोदी वंश? देखो 1451 वहां खत्म हो गई थी बात। 1451 से लेकर के 1526 पर तक यह वंश चलता है मेरे साथियों, 1526 तक। याद रखना, लोदी वंश में मुख्य 3 शासक होते हैं। मैं आपको पहले समझा देता हूं। बहलोल लोदी जो संस्थापक है, बहलोल लोदी। और यह मेरे साथियों 1451 से लेकर के 1451 से 1489 तक शासन करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, 1451 से 1489 तक शासन करता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी शासक बनता है। और सिकंदर लोदी ने शासन किया था 1489 से 1517 तक। और दोस्तों इब्राहिम लोदी ने शासन किया था 1517 से, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, 1517 से 1526 तक। ये 3 मुख्य शासक हुए थे लोदी वंश में। अंतिम शासक लोदी वंश के इब्राहिम लोदी की हत्या पानीपत के मैदान में हो जाती है। और आप सभी को पता है पानीपत के मैदान में हत्या होने के बाद में बाबर मुगल साम्राज्य की नींव डालता है 1526 में। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। शुरुआत करूंगा बहलोल लोदी पहले 1451 से 1489। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में
पहली बार सुल्तान बनने वाला अफगान सरदार था बहलोल लोदी, और इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के जारी किए, बहलोली सिक्के चलाए थे साथियों, इसने यह ध्यान रखना, बहलोल लोदी ने। यह साथियों गाजी की उपाधि भी धारण करता है, ध्यान रखना, बहलोल लोदी गाजी की उपाधि धारण करके भी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, इतना आप जरूर ध्यान रखें। बहलोल लोदी जो है, इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी जो होता है साथियों वो सिकंदर लोदी होता है। बहलोल लोदी के बारे में कोई खास जानकारी हमें नहीं मिलती, बहलोली सिक्के जरूर जारी किए। दूसरी बात साथियों, इसने क्या किया, इसके समय में जौनपुर में विद्रोह हो गया था, तो जौनपुर के विद्रोह को दबा करके इसने वापस अपने दिल्ली साम्राज्य में मिलाया था, जो आगे चलकर और विद्रोह होगा सिकंदर लोदी के समय। तो इतना ये बहलोल लोदी के बारे में मिलता है। हम बात करेंगे सिकंदर लोदी, जो इस वंश का एक वास्तविक और कहने का मतलब एक प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा होता है, ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी। दूसरा है मेरे भाइयों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ध्यान रखना 1489 से लेकर के 1517 तक शासन करता है, यह है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल होती है। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का दोस्तों उत्तराधिकारी था, पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात, सिकंदर लोदी ने 1504 में, ध्यान रखना, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की यमुना नदी के किनारे, और दोस्तों राजधानी बनाया आगरा को। ध्यान रखना, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को राजधानी बनाया था, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य में भी आगरा राजधानी रहेगी, इस हमारे सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया जो शहर था। इसने दोस्तों और क्या किया, तो देखो सिकंदर लोदी के समय में दोस्तों जौनपुर में और विद्रोह हो गया था, बिहार में पड़ता है जौनपुर, और विद्रोह हो गया। आपको पता होना चाहिए इसी जौनपुर की स्थापना जूना खां या जोना खां के नाम पर फिरोज तुगलक ने की थी। याद रहे, जौनपुर में जब विद्रोह हुआ तो वहां के शासक थे हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी मेरे साथियों, हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार को कब्जे में ले लिया, किसने, इस सिकंदर लोदी ने। याद रखना मेरे साथियों, जौनपुर में एक प्रसिद्ध मस्जिद है, और उस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, हुसैन शाह सरकी ने। उस मस्जिद का नाम है अटाला मस्जिद, यह थोड़ा ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वो हुसैन शाह सरकी थे। लेकिन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी ने भी एक प्रसिद्ध मस्जिद बनाई थी, और उस मस्जिद का नाम है मोट की मस्जिद। यह आपसे सवाल पूछ लेगा कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। याद रहेगा, सिकंदर लोदी ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया, जबकि अटाला मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाइयों। सिकंदर लोदी ने दोस्तों पहली लोदी वंश में पहली बार भूमि की माप करवाई, और माप करवा के साथियों क्या किया उसने, एक गज का प्रयोग किया, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, याद रखना मेरे भाइयों, गज ए सिकंदरी, यह गज चलाया इसने भूमि की पैमाइश करने के लिए। यह था हमारा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने दोस्तों जो हमारे नगर कोट में ज्वालामुखी मंदिर था, उस ज्वालामुखी मंदिर में माता की मूर्ति को तुड़वा दिया, और मूर्ति के जो टुकड़े थे वो कसाईयों में बांट दिए दोस्तों, मांस तोलने के लिए। इतना बुरा अपमान किया उस माता जी के मंदिर का, ध्यान रखना। सिकंदर लोदी दोस्तों कविताएं ज्यादा लिखता था, और उस कविताओं का शीर्षक होता था गुलरू की, ध्यान रखना, गुलरू की शीर्षक से कविताएं लिखने वाला लोदी सिकंदर लोदी ही था, यह भी आप ध्यान रखें। सिकंदर लोदी ने दोस्तों राजस्थान में धार्मिक क्षेत्र में कई भूमि दान भी की थी। आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं, जसनाती संप्रदाय है, जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर में है, उनसे दोस्तों प्रभावित हुए थे ये सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने इनको भूमि दान में दी थी जसनाती संप्रदाय के लिए, वो भी आप बात जरूर याद रखिएगा। सिकंदर लोदी ने कहा था दोस्तों कि अगर मैं मेरे गुलाम को पालकी में बिठा दूं तो मेरे एक आदेश पर सभी सरदार जो है वो दोस्तों इनको कंधे पर उठाकर ले जाएंगे, ऐसा आदेश भी दिया था। सिकंदर लोदी अपने गुलामों अपने सरदारों को दोस्तों मस्तक एक कूल की संज्ञा से जानते थे, मस्तक एक कूल, ध्यान रखना, मस्तक एक कूल कहते थे उनको, मस्तक एक कूल, यह सिकंदर लोदी के समय उनके सरदारों को कहा जाता था। तो सिकंदर लोदी के बारे में यह दोस्तों ज्यादातर जानकारी अपने को मिलती है। इसने अपने नाम के दोस्तों सिक्के भी जारी किए थे, ध्यान रखना, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के बाद में हमारा
सिकंदर लोदी दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्तित्व के कारण दाढ़ी रखता था बताया जाता है। उसने आगरा में मथुरा में मदरसों की स्थापना की थी। यह बातें सिकंदर लोदी से संबंधित है। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी देखिएगा साथियों, इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक शासन किया था। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर के 1526 तक। याद रखना मेरे भाइयों, इब्राहिम लोदी के समय में कुछ लोदी शासकों ने ही विद्रोह कर दिया था। इब्राहिम लोदी पहली बात तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी के समय बताया जाता है, एक तो साथियों बाबर की पुस्तक बाबरनामा जिसे तुजू के बाबरी कहते हैं, उसमें जानकारी मिल रही है कि मेवाड़ के राणा सांगा और लाहौर या पंजाब के गवर्नर थे साथियों दौलत खान लोदी, और इसके चाचा थे साथियों आलम खान इब्राहिम लोदी के। इन तीनों ने मिलकर बाबर को भारत में बुलाने के लिए निमंत्रण दिया था। यह बातें मिलती है। इसी के निमंत्रण के कारण बाबर ने अपने 5वें अभियान में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है भारत में। पहली बात यह थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा बात दोस्तों, इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को होता है, हरियाणा में पड़ता है मेरे भाइयों पानीपत, वहां पर यह युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा। यहां पर दोस्तों बाबर ने ध्यान रखना अपने काबुली सेनाओं में चांदी के सिक्के बांटे थे, जिसके कारण बाबर को कलंदर की भी उपाधि दी गई थी। बाबर ने यहां पर तोप खाने का प्रयोग किया था पहली बार, वो सब अपन बाबर में पढ़ेंगे। ये इब्राहिम लोदी की बातें थी। यहां पर दोस्तों सिरों की मीनार बनाई गई, ये बातें होती है। इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर जो है मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। तो ये बातें आप थोड़ा ध्यान रखें साथियों। अब मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना मुगल साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था थी दोस्तों, साम्राज्य इक्ता में बंटा हुआ था। किस में बंटा हुआ था? इक्ता में बंटा हुआ था। और इक्ते को कहते थे दोस्तों मालिक था इक्तेदार। यह ध्यान रखना, इक्तेदार कह रहा था। यह इक्ता जो है साथियों बंटे हुए थे राज्यों में। राज्यों को यहां पर कहते सिख कहते हैं। सिख का मालिक सिकदार होता था, ध्यान रखना, सिकदार होता था। और सिख बंटे हुए थे साथियों, ध्यान रखना, जिलों में। जिले को यहां पर कहते परगने, और परगने का मालिक परगना कहते हैं साथियों। और परगने का मालिक परगनेदार हो सकता है, आमील भी होता था साथियों, मुंसिफ भी होता था। यह थोड़ा ध्यान रखना, मुंसिफ। और सबसे छोटी इकाई थी साथियों गांव, और गांव का मालिक यहां पर दोस्तों चौधरी, ध्यान रखना, चौधरी होता था, मुकदम होता था, मुकदम, चौधरी, मुकदम, खूत और मंडल भी इनको कहते थे साथियों। तो ध्यान रखना, इक्तेदार का इक्ता, सिकदार का सिक, आमील मुंसिफ का परगना, और गांव का चौधरी, मुकदम, खूत, मंडल होता था। तो ये बातें साथियों आप ध्यान रखें लोदी वंश और सैयद वंश के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज साथियों चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि इस पर और आगे क्वालिटी बढ़ाई जा सके और एक डिजिटल बोर्ड की क्लास लगाई जा सके। थैंक यू वेरी मच। पढ़िएगा, अपनी मेहनत कीजिएगा और अपने भविष्य को संवारिएगा। थैंक यू।